ਅੱਜ ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਐਕਸ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਐਲਏ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰੀਨਵਾ ਜੀ जुड़े ने, जो कि पिछले समय पार्लीमेंट सैकटरी भी रह चुके हैं तो पंजाब ट्यूबल कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी रहे हैं तो 2 बार फाजिलका के विधायक भी रहे हैं। अज इन्हों तो जानते आप कांग्रेस की जी आने वाली सरकार जब कांग्रेस जी आती है तो कांग्रेस का की विकास एजेंडा रहेगा तो किहड़े काम ने जिहड़े अकालियां वालों पिछले 5 सालों में अधूरे छड्डे गए हैं। जो कांग्रेस का आपने कहा अभी कांग्रेस का सरकार बनने पे क्या मुख्य एजेंडा होगा, तो सबसे पहला एजेंडा तो ये होगा क्योंकि हमारे जो पीसीसी के प्रेसिडेंट है, जो वुड बी चीफ मिनिस्टर जिनके लिए आज जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उनका आज से 1 साल पहले गुटका साहब पे शपथ लेके उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के राज के आने के बाद 1 महीने के अंदर पंजाब के अंदर नशा जो है बिकना बंद कर देंगे। और मैं समझता हूँ आज पंजाब के अंदर जो सबसे बड़ी पंजाबियत के लिए, पंजाब की जवानी के लिए जो है वो एक अभिशाप बना हुआ है, वो है नशा। आज पंजाब के अंदर नशा पैदा नहीं होता। पंजाब एक ट्रांजिट स्टेट है, चाहे वो राजस्थान से आए, चाहे वो पाकिस्तान से आए, चाहे वो अफगानिस्तान से आए, वो नशा पंजाब के बीच में से होकर जाता है। और आज उसने पंजाब के जो नौजवान बच्चों को इस कदर जो है ग्रस्त कर दिया है। अभी आज जिस पंजाब का न केवल देश के अंदर विदेशों में भी पंजाब के जवानों की धाक हुआ करती थी, आज उनके लिए डोप टेस्ट करने पड़ते हैं, बड़ा शर्म से सिर झुक जाता है। और जो दूसरा बड़ा काम जो कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला किया है वो यही है कि सबसे पहले पंजाब के अंदर आज जो दूसरी समस्या है वो 45 लाख पढ़े लिखे नौजवान आज बेरोजगार फिर रहे हैं और उनको सभी को एक मुश्त रोजगार नहीं दिया जा सकता। तो ये फैसला किया है कैप्टन साहब ने कि हर परिवार में से एक व्यक्ति को मेरिट के आधार पे नौकरी दी जाएगी ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और उसके बाद जो है जो सिलसिला शुरू होता है पंजाब के अंदर किसानी का। आज जो किसान है जिसने सारे देश को अनाज पैदा करके खिलाया, एक वो चैलेंज ग्रीन रिवॉल्यूशन जो 60 के दशक में आया और केवल पंजाब के बहादुर किसानों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए इतना अनाज पैदा किया कि देश के जो गोदाम थे वो अनाज से भर गए। आज तो बहुत सारी स्टेट्स के अंदर वो सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, लेकिन आज वो किसान जो देश को अन्न पैदा करके देता था वो आज बदहाली के हाल में है। और हर रोज अखबार उठा के देखे 1 या 2 या कई बार 3 लोग जो है खुदकुशी का शिकार हो गए। खुदकुशी करना कोई आसान काम नहीं है। जब व्यक्ति को चारों तरफ से अंधेरा नजर आ जाए, निराशा का आलम हो, तब वो ये कदम उठाता है। तो आज वो किसान की जो हालत है, बार बार सभी राजनीतिक पार्टियां स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की बात कह रहे हैं। हमने पंजाब के साथ वायदा किया है कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को जरूर लागू करेंगे ताकि पंजाब के किसान को उसकी जिनस का मूल्य, उचित मूल्य मिल सके। जब किसान खुशहाल होगा, मजदूर खुशहाल होगा। जब किसान और मजदूर खुशहाल होगा तो दुकानदार भी खुशहाल होगा। और उससे जो आगे का जो एजेंडा है उसके अंदर है पंजाब जहाँ पे 25,000 जो इंडस्ट्री बंद हो चुकी या दूसरे प्रदेशों में चली गई, उसका भी एक मुख्य कारण ये रहा है कि पंजाब के अंदर जमीन का भाव एक ऐसे समय में 1 करोड़ रुपए तक आ गया। तो 1 करोड़ रुपया एकड़ की जमीन खर्च करके कोई भी इंडस्ट्री यहाँ नहीं रहना चाहता। और जो रिश्वत का जो रेट है, क्योंकि मुझे किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करने का एक बार मौका मिला, उसने मुझे एक ही बात कहा, तो मैंने कहा आप गुप्ता जी अपनी सारी इंडस्ट्री जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर क्यों लेके जा रहे हो। उन्होंने 2 ही कारण बताए कि एक तो वहाँ पे जमीन बहुत सस्ती है, दूसरी कहते रिनवा साहब जो यहाँ डिप्टी कमिश्नर की रिश्वत की जो लेवल है वो वहाँ मुख्यमंत्री उसमें खुश हो जाता है, तो वहाँ पे रेड टेपिज्म नहीं है और हमारी इंडस्ट्री को कोई अड़चन नहीं आती। तो इन सभी बातों को मद्देनजर रख के जब तक पंजाब के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, हम पंजाब के जो नौजवान बच्चे हैं उनको रोजगार नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। और उसके साथ साथ आज जो पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है, यहाँ पे डीजीपी कह रहा है 57 गैंगस्टर्स जो है पंजाब में सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। तो आज उसी वजह से डर का माहौल आज हर शहर के अंदर
और इवन मैं अगर कंट्री साइड की बात करूं तो लोगों में ये सहमे हुए हैं कि किस तरीके से पंजाब के अंदर आज गुंडागर्दी का राज है और लोगों को वो काले दिन, वो 80 के दशक का जो आतंकवाद था वो दोबारा कई बार चेटने लग जाता है भी कहीं हम उसकी तरफ तो नहीं बढ़ रहे। अगर आज इसी तरीके से आतंकवाद एक दिन में नहीं आया था, उसको भी कुछ समय लगा था, लेकिन धन्य हो मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी जिसने इसकी वीर सपूत सरदार बेन सिंह को मुख्यमंत्री बना के और बागडोर सौंपी और 1 साल के अंदर उस आतंकवाद का खात्मा हो गया। आज मुझे नहीं नजर आ रहा कि दूसरा हम बेन सिंह लेके आएंगे, कहाँ से राजीव गांधी लेके आएंगे, कहाँ से इंदिरा गांधी जैसी लीडरशिप लेके आएंगे जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। और उसके बाद शुरू होगा पंजाब के अंदर तरक्की का आलम। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक विजनरी आदमी है और उनकी एक पंजाब के बारे में सोच है कि पंजाब को किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। बादल साहब, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं और हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा टेन्योर चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो आज के दिन, पिछले 60 साल से राजनीति में है, लेकिन उनके जो आइडियाज हैं उनका कोई विजन नहीं है, वो बिल्कुल ऑब्सोलीट आइडियाज हैं। एक उनको एक बड़ी गलतफहमी रहती है, मुझे तो इतना मौका नहीं मिला, लेकिन उनके साथ रहने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि बादल साहब कहते हैं पंजाब के बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आज संगत दर्शन की बात करें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसे आते हैं और उसको गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करके गांवों के अंदर उसको जो है उसका मिसयूज हो रहा है, कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है। आज हरिजन बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप आ रहे हैं, जो वजीफे आ रही हैं, जो फीसें आ रही हैं, उसको संगत दर्शन के नाम पे उन पैसों को लोगों को केवल ब्राइब करने के, लोगों को क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए हैं, लोगों को वो एक रिश्वत के रूप में दी जा रही है ताकि वो उनका वोट डाल सके। आज पंजाब के अंदर जो स्थिति है, बड़ा दुख होता है। पंजाब जो एक श्रोमणी सूबा था, जो हिंदुस्तान के अंदर जिसकी पर कैपिटा इनकम पहले नंबर पे थी, आज हम 17वें पोजीशन पर चले गए हैं। आज चाहे वो सोशल सेक्टर की बात करें, चाहे वो उसके अंदर एजुकेशन की बात करें, हेल्थ सर्विसेज की बात करें, गांव के विकास की बात करें, आज स्कूल तो खोल दिए गए हैं लेकिन वहां पढ़ाने वाले नहीं हैं। हॉस्पिटल खोल दिए गए हैं, NHRM में बहुत सारा पैसा, हजारों करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेजती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया गया लेकिन आज डॉक्टर नहीं है, आज देने के लिए दवाइयां नहीं है। केवल और केवल अखबार में ऐड दे के सरकार की जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं उनका प्रचार करने के लिए आज वो मंत्री और दूसरे लोग जाके झूठा प्रचार कर रहे हैं। इससे पंजाब का सुधार होने वाला नहीं है। तो आज मैं ये महसूस करता हूँ कि पंजाब के लोगों के अंदर जो एक मन के अंदर उन्होंने अपना निश्चय कर लिया है, वो आने वाले समय के अंदर इस सरकार को चलता करेंगे। क्योंकि आज ये झूठे नारों से लोगों को 10 साल से ज्यादा और हम और गुमराह नहीं कर सकते। कभी राज नहीं सेवा के नाम पे, कभी महाराजा रंजीत सिंह के राज के नाम पे। अरे भाई, महाराजा रंजीत सिंह को हमने नहीं देखा, लेकिन इतिहास में पढ़ा है कि वो एक ऐसे राजा न्यायप्रिय व्यक्ति थे जहाँ पे हर व्यक्ति के साथ न्याय होता था। आज पुलिस पॉलिटिकलाइज हो चुकी है, अफसरशाही जो है आज काम करने से डर रही है। किस तरीके का माहौल, क्या दसम पातशाह ने ये सोच के, या हमारे गुरुओं और पीरों की पवित्र धरती पे जिसका कि अपना एक अहम स्थान है, केवल हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी, कि आज पंजाब के लोगों को अपना घर छोड़ के रोटी रोजी कमाने के लिए विदेश जाना पड़ेगा। जिस तरीके से यूपी और बिहार के लोग यहाँ अपनी जीविका कमाने के लिए आते थे, आज पंजाब का नौजवान दूसरे स्टेट्स के अंदर और विदेशों के अंदर दिहाड़ी और मजदूरी करने के लिए जा रहा है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। तो आइए सब लोग मिलकर ये संकल्प करें कि पंजाब के अंदर एक ऐसा राज्य हो जहां आम आदमी की भागीदारी हो, जहां पे किसान की बात हो, जहां पे मजदूर की बात हो, जहां छोटे दुकानदार की बात हो, जहां सरकारी मुलाजिम की बात हो, और सब मिलके एक पंजाब को दोबारा जो ट्रैक से गाड़ी उतर गई है उसको दोबारा लाके उसको गतिमान कर सके। मेरा यही पंजाब के लोगों को अपना संदेश है और मैं ये आशा करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर लोग इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के और अपनी छोटी मोटी
गिले शिकवे भुला के कांग्रेस पार्टी के हक में फतवा दें। डॉक्टर साहब जैसे कि हम सब जानते हैं कि पंजाब की जो आबादी है वो लगभग 3 करोड़ के आसपास है। बिल्कुल। तो बादल सरकार द्वारा, पंजाब सरकार द्वारा लगभग 1 करोड़ 42 लाख के आसपास जो है आटा दाल स्कीम के साथ जोड़ा गया लोगों को। तो इस आंकड़ों को आप पंजाब की तरक्की के साथ जोड़ते हो या आप इसको किस नजर से देखते हो? ये जो नीला कार्ड जिसमें बादल साहब ने अपनी फोटो छुपवा रखी थी, तो वो जो अनाज दे रहे हैं वो केवल कोई लोगों पे कोई वो एहसान नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान की यूपीए सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सोनिया जी के निर्देश पे एक कानून बनाया था, फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें हर गरीब व्यक्ति को 2 रुपए किलो के हिसाब से अनाज मिलना था। और आज वो कानून जो है वो सारे देश में लागू है। वो पंजाब उसके लिए कोई अलग से उदाहरण नहीं है। आज पूरे देश के अंदर 2 रुपए किलो बीपीएल परिवारों को वो कर दी जा रही है। वो दूसरी डॉक्टर साहब हमारा मुद्दा ये है कि उस समय आप बता सकते हो कि क्या आंकड़े रहे गरीब परिवारों के जिनको 2 रुपए किलो आटा दाल मिलता था, और आज आंकड़े जो है 1 करोड़ 42 लाख जो पंजाब सरकार की आंकड़े बता रहे हैं, तो आप बता सकते हो उसमें कांग्रेस के टाइम में ये आंकड़े इससे ज्यादा थे या कम थे या इसी तरह थे? तो इन आंकड़ों के बढ़ाव या घटाव को आप तरक्की से किस तरह जोड़ते हैं? जब फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ उस समय कांग्रेस की सरकार पंजाब में नहीं थी, सेंटर में यूपीए की सरकार थी। और उन्होंने जो अब भी आज राशन 6-6 महीने का दिया जा रहा है, वो केवल और केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो पैसे आ रहे हैं। बादल साहब ने तो उसके अंदर एक एडिशन की थी भी मैं 1 किलो दाल से दूंगा, जो कि लोगों को नहीं मिल रही है। और जो ये आंकड़े आप बता रहे हैं वो उन लोगों को ये बेनिफिट मिल रहा है जो कि इसके प्रत्याशी नहीं है, जो जमीन जायदाद वाले हैं। लेकिन केवल और केवल वो जो अकाली दल से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को राशन दिया जा रहा है। और जो सही मायने में बेनिफिशियरी है वो आज भी दफ्तरों में धक्के खा रहा है। अभी मैं फाजिलका अबोर की बात करें, वहाँ पे जाकिर साहब जो वहाँ से विधायक हैं, उन्होंने अबोर में मैंने आज जो 2000 से ज्यादा जो फॉर्म सबमिट किए थे, आज तक उनका कार्ड नहीं बना है। उससे इस बात की ये साबित होता है कि वो केवल और केवल जो उनके पार्टी वर्कर्स हैं, जत्थेदार हैं, उन लोगों को ये फायदा दिया जा रहा है। जिन लोगों के लिए कानून बना था उन तक ये बेनिफिट नहीं पहुंचा है पंजाब में। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की, पंजाब कांग्रेस की। तो पंजाब में कुल जो आंकड़े आ रहे हैं कांग्रेस के अभी वो लगभग आ रहे हैं 1600 के ऊपर जो कांग्रेस के एप्लीकेशन ने एप्लीकेंट फिल किए हुए हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जिसकी एवरेज लगभग 13 आती है। अगर हम 117 हल्कों से डिवाइड करें तो अकेले फाजिलका की बात करें तो फाजिलका में 13 के एवरेज से डबल 24 के करीब जो नामांकन भरे गए हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है फाजिलका और पंजाब का? भाई 1600 की बात कर रहे हो तो ये दर्शा रहा है अपने आप के अंदर कि पंजाब के अंदर कांग्रेस का राज बनने वाला है और लोगों में कितना बड़ा उत्साह है। और जहां तक बात है फाजिलका की बात कर रहे हो तो डेमोक्रेसी के अंदर हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का, जहां वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो लोगों में कितनी जागरूकता आई है और लोगों में कितना उत्साह है, इसलिए ये जो संख्या है वो बड़ी है। ये कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ भी ये हमारा सौभाग्य है जो इतने व्यक्ति आज कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो आज कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं। टिकट एक व्यक्ति को मिलनी है, बाकी लोग कांग्रेस की मदद करके कांग्रेस का राज लेके आएंगे। तो डॉक्टर साहब अगर हम बात करते हैं फाजिलका के 24 एप्लीकेंट की, अगर एक को टिकट मिलती है तो क्या बाकी जो 23 कैंडिडेट हैं वो एक की मदद करेंगे या वो आजाद लड़ेंगे? अगर ऐसा कुछ होता है तो कांग्रेस की जो पकड़ क्या रहेगी, आपको क्या लगता है इससे? कहीं ना कहीं ये 24 जो पंजाब की एवरेज से डबल फाजिलका की जो सीटें दर्शा रही हैं, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करती है इस बात पे। इस तरीके की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस बार जो पार्टी ने फॉर्म बनाया था उसके अंदर एक एफिडेविट दिया था और बाई कोर्ट सबने कहा है कि किसी व्यक्ति एक को जिसको टिकट मिलेगी पार्टी के जो सारे साथी हैं उसकी मिलकर मदद करेंगे। तो मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है भाई इस तरीके की कोई वहां पे होगा। ये लोगों के अंदर चर्चा की बात है। अब इस तरीके का हर राजनीतिक पार्टी में होता है। अभी सुखबीर जी कह रहे थे भी मैंने 25 उम्मीदवार बदलने हैं। अब आपके अंदर एक 32 व्यक्तियों की टिकट डिक्लेयर हुई है और किस तरीके से पार्टी जो है ककड़ी की तरह बिखर गई है। आज कोई भी एक उम्मीदवार दूसरे आदमी को मदद करने के लिए तैयार नहीं है, वो दूसरी पार्टी से टिकट मांग रहा है। तो ये वो लोग महत्वाकांक्षी लोग हैं। कांग्रेस पार्टी है
उसका 130 साल का बड़ा सुनहरी इतिहास है, जिसने 50 साल तक इस देश के अंदर राज किया। और आज भी वो जो पुरानी लीगेसी है उसको लेके हम आगे चल रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि जो दूसरे जो साथी हैं वो पार्टी की मदद नहीं करें। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो बड़े हैं, पिछले दिनों में जो पंजाब प्रदेश कांग्रेस का जो पंजाब प्रधान बाजवा जी को बनाया गया था, उस टाइम कई नई नियुक्तियां हुई, जिससे पुराने वर्करों ने इतराज भी किया, गुस्सा भी जाहिर किया। कहीं ना कहीं प्रताप बाजवा का प्रेसिडेंट पद पे रहना, कुछ समय के लिए आना, उन्हें कुछ नई नियुक्तियां करना, कहीं ना कहीं वो बात तो नहीं, इसके पीछे इतनी एप्लीकेशंस की जो इंक्रीजिंग हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाजवा साहब के समय में जितने भी पदाधिकारी बनाए थे सबको वो उसी पद से नवाजा गया है। और आप देख सकते हैं भी किस तरीके से पार्टी के अंदर जो इतनी जुम्बो जेट जो कार्यकारिणी बनाई गई, वो केवल और केवल लोगों की नुमाइंदगी और रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बनाई गई थी। जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए गए थे, तो उसमें से जो आधे हटाए गए उनको एलिवेट करके जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। अब मेरा ख्याल है, मैंने अपने जीवन में पहली बार तो जम्बो जेट जो है कार्यकारिणी देखी है, ताकि सबको शामिल करके उसमें हिस्सेदार बनाया जा सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हो कि जितने भी आज कांग्रेस पार्टी की जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, उसमें सभी बड़े जो नेतागण हैं वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। अभी पिछले दिनों गुरदासपुर में धरना हुआ, बाजवा साहब ने ऑर्गेनाइज किया, वहाँ पे सारी पार्टी की लीडरशिप गई थी। और चपार मेले में भी सभी नेता लोग वहाँ पे पहुंचे हुए थे। तो हर रोज जो है अब पार्टी जो है 26 तारीख से एक प्रोग्राम बना रही है, जिसके अंदर जितने सीनियर लीडर्स हैं उनका हर 117 विधानसभा हलकों के अंदर दौरा रखा गया है। और जैसे फाजिलका के अंदर 12 पॉइंट्स मुझे उन्होंने कहा गया कि आप वहाँ पे एक रोड शो करना है, ताकि वो एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकें, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुन सकें। और लीडरशिप जो है वो आपके द्वार पे जाके आपकी समस्या सुनने के लिए, और ताकि वो इसलिए किया गया है कि सरकार बनने के बाद जो लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान कर सके, और लीडरशिप खुद जाके लोगों से मिल रही है। वो तकरीबन 1 महीने का प्रोग्राम है, वो पूरे अक्टूबर के महीने तक चलेगा। तो ऐसा भी जी डॉक्टर साहब, पहले जो पंजाब में 3 पार्टियां होंद में आई थी, आपका जो सिर्फ एक कांग्रेस और अकालियों को सिर्फ एक आपका जो आम आदमी पार्टी का ही सिर्फ एक इफेक्ट कर रही थी। अभी एक चौथा फ्रंट जो सिद्धू नवजोत सिंह सिद्धू का चौथा फ्रंट पंजाब में खड़ा हो रहा है, तो उसका आपको क्या लगता है, उसका कांग्रेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो ऐसा है, ये जो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो आप पार्टी है उसके अंदर सभी नकारे गए लीडरशिप गए हैं, जिनको कांग्रेस के अंदर, बीजेपी में, अकाली दल में कहीं जगह नहीं मिली। जो सोच रहे थे हमें वहां पे टिकट नहीं मिल सकती, तो जो महत्वाकांक्षी लोग थे, अब खैरा साहब है, 4 बार टिकट दिया उनको, 1 बार एमएलए बन सके। ये छोटेपुर जी अकाली दल से आए थे, फिर उसके बाद आजाद बन गए, और अब आप में आ गए। आप में जब उनसे देखा भी उनको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं बना रहे, तो उन्होंने अपना नई राजनीति, नई पार्टी शुरू कर दिया। नवजोत सिद्धू जी हैं, जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस से है, बीजेपी ने उन्हें मेंबर पार्लियामेंट बना दिया। पिछली बार अमृतसर से टिकट नहीं दिया और नॉमिनेट राज्यसभा में किया, तो वो आप में चले आए। अब वो कुछ बोल रहे हैं, उनकी पत्नी कुछ बोल रही है। तो मैं महसूस करता हूँ कि ये जो बैस ब्रदर्स हैं उनका कोई एजेंडा डिफरेंट है। प्रगट सिंह जी है, वो भी अकाली दल से आए हुए हैं। तो इन जो नकारात्मक नेगेटिव पॉलिटिक्स को लेके चल रहे हैं पंजाब के लोग, उनको मुझे नहीं लगता कि किसी लेवल पे उनको एक्सेप्ट करेंगे। और जो मुख्य लड़ाई है वो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी और अकाली गठबंधन से होगी, और जिसके अंदर कांग्रेस जो है क्लीन स्वीप करके पंजाब के अंदर अपना राज बनाएगी, ताकि पंजाब के लोगों को जो पिछले 10 साल से सत्ताप झेला उसे निजात दिला सके और लोग सुकून से तरक्की के रास्ते पे जा सके। तो डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं फाजिलका जिले की। अगर फाजिलका जिले की बात करें, तो अगर आपको छोड़ के बाकी 23 कैंडिडेट में किसी को टिकट अलॉट की जाती है हाई कमांड से, तो उसके प्रति जो क्या आपका रिएक्शन रहेगा कांग्रेस का, फाजिलका कांग्रेस का, क्या उसके प्रति जो ये रवैया रहेगा? देखो, वैसे तो ये जो टिकट अलॉटमेंट का कार्य है, ये पार्टी प्रेसिडेंट का प्रोरोगेटिव है, जिसको कैप्टन साहब यहाँ से रिकमेंड करेंगे, और उसके बाद सोनिया गांधी जी जिसको पार्टी टिकट देगी, तो जिसको पार्टी की टिकट एक व्यक्ति को मिलनी है, बाकी सबको उनकी मदद करनी चाहिए। फाजिलका कांग्रेस के अंदर कोई नई बात नहीं होने वाली है, लेकिन
सबसे बड़ी बात जो है वो सारी लीडरशिप ने दिल्ली से पार्टी हाईकमांड से लेके स्टेट की जो लीडरशिप है उन्होंने एक ही क्राइटेरिया रखा है, विनेबिलिटी। जो जीतने के योग्य होगा टिकट उसको दी जाएगी, ठीक है। बाकी लोग जो है पार्टी के अंदर टिकट मांगना कोई गलत काम नहीं है, उनको कहीं ना कहीं पार्टी अपने लेवल पे एडजस्टमेंट करेगी ताकि वो सरकार बनने के बाद जो है पार्टी की सेवा कर सके। एमएलए तो देखो 117 ही बनने हैं, तो उसके बाद जो है ये 1600 लोगों की असेंबली थोड़ी बन जाएगी। तो डेमोक्रेसी के अंदर हर व्यक्ति को टिकट मांगने का हक है। तो इस बार जो लोगों के अंदर, यंगस्टर्स के अंदर, क्योंकि जब से राहुल गांधी जी ने कमान संभाली है तो जो नौजवान वर्ग है उसमें बड़ा उत्साह है और उन्होंने भी कहा भी इनको रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो नौजवान वर्ग के अंदर भी बहुत से लोग आगे होके आए हैं। इसी तरीके से सभी वर्ग से, क्योंकि कांग्रेस जो है एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, यहाँ पे जातिवाद पे बात नहीं होती, ना धर्म की बात पे राजनीति होती है, ना गरीब और अमीर की राजनीति होती है। यहाँ पे हर व्यक्ति को अपना हक है और जिसको पार्टी टिकट देगी सब मिलके उसकी मदद करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर फाजिल्का में आपके क्या काम रहेंगे जो आने वाले 5 साल में कांग्रेस की पार्टी बनने पर आप जो अधूरे रह गए हैं, या जो सरकार जिस पे अनदेखी कर रही है, जिस पे बीजेपी द्वारा अनदेखी की जा रही है, तो वो क्या काम है और क्या आपका एजेंडा रहेगा अगले 5 साल में? अगर आपकी सरकार आती है तो किन कामों में ध्यान दिया जाएगा? वैसे तो फाजिल्का के अंदर जो है विकास की जो गाड़ी थी, जो कांग्रेस छोड़ के गई थी, वो ट्रैक से उतरी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि सबसे पहले किसानी को जो है बचाने का कार्य किया जाएगा। किसान तभी बच पाएगा जब यहाँ पे पर्याप्त मात्रा के अंदर नहरी पानी दिया जाएगा, पक्के खालों का बंदोबस्त। 2007 में सरकार जाने के बाद यहाँ पे 1 फुट भी पक्का खाला नहीं बना है, क्योंकि ये टेल एंड का इलाका है और यहाँ पे सबसे जो प्रायोरिटी है वो जो है सिंचाई के पानी की है। और उसके साथ साथ जो है सोशल सेक्टर है, उसके अंदर बड़ा काम करने वाला है। एजुकेशन के अंदर यहाँ जो कॉलेज है, सरकारी कॉलेज, वो मेरे लेट मिनिस्टर जो मेरे अंकल थे उन्होंने इसको सरकार टेक ओवर किया था। तो आज जिस समय 40 लेक्चरार थे उसके अंदर केवल 3 लेक्चरार हैं। तो जो हायर एजुकेशन है उसके लिए नए आयाम खोले जाएं ताकि उसको लोगों को, खास करके गरीब व्यक्तियों को, अपने बच्चों को बाहर ना भेजना पड़े। यहाँ पे पूरी स्ट्रेंथ के अंदर जो है वो जो पोस्ट खाली पड़ी उनको भर के और नए कोर्सेज शुरू किए जाएंगे ताकि बच्चों को, खास करके बॉर्डर के गरीब इलाके के लोगों को शिक्षा मुहैया हो सके। और उसके बाद जो हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है जो यहाँ के नुमाइंदे हैं वो हेल्थ मिनिस्टर हैं। और आज केवल और केवल हॉस्पिटल में चले जाइए, जो डॉक्टर बैठे हुए हैं वो उसको मेडिकल कॉलेज में रेफर कर देते हैं। कोइंसिडेंटली कीजिए, मैं भी बाई प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। मैंने इस हॉस्पिटल के अंदर 5 साल काम किया है और तब हम 4 डॉक्टर थे, आज 22 डॉक्टर हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को कोई इलाज मुहैया नहीं करवाया जा रहा। तो केवल और केवल बिल्डिंग बनाने से जो है हॉस्पिटल नहीं चलता, जब तक लोगों को सस्ता इलाज मुहैया नहीं करवाया जाए या लोगों की जो समस्याएं हैं उनको दूर ना किया जाए। इसी तरीके से एजुकेशन सेक्टर के अंदर है कि हमने स्कूल तो खोल दिए लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। वहाँ पे जो है जो आज जरूर जो आवश्यकता है वो उस क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने की है ताकि हम बच्चों को इसके काबिल बना सकें, ताकि वो आने वाले समय के अंदर इस कंपटीशन के युग के अंदर वो कम्पीट कर सकें। बच्चों में हमारे यहाँ पे कोई कमी नहीं है, उसके टैलेंट में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब तक उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, तब तक जब उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जाएगी, तो वो इसी वजह से ही ये बॉर्डर के लोग जो पिछड़े हुए। और जो सबसे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, जो इस सरकार के अंदर बॉर्डर के जो किसान है, खास करके जो दरिया के किनारे पे बसे हुए हैं, जिनका हक जो है सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया है। वो इसलिए छीन लिया गया, जो जमीनें कांग्रेस पार्टी ने उन गरीब लोगों को अलाट की थी बड़े कम रेट पे और किश्तों के अंदर उनको मालिक बनाया गया था, आज उसकी जो है पैरवाई न करने की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट ने वो उस फैसले को अंडू कर दिया है। लेकिन हम उसके लिए एक ऐसा कानून बनाएंगे। कानून बनाना तो भाई असेंबली के एमएलएज का और सरकार का काम है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के पानियों का रखवाला इसीलिए कहा जाता है कि उसने एक कानून बनाया था कि पंजाब के पास एक बूंद भी पानी नहीं है,
जो हम लोगों को दे सके। तो इसीलिए वो कानून यही था, बॉर्डर टर्मिनेशन एक्ट। हम इससे पहले जो भी फैसले हुए हैं पानी के, उनको रद्द करते हैं। पंजाब के पास आज एक बूंद भी किसी सूबे को देने के लिए पानी नहीं है। उसी तरीके से हम एक ऐसा कानून बनाएंगे कि जो बॉर्डर की पट्टी पे, खास करके दरिया के किनारे जो जमीनें सरकारी पड़ी हैं, उस पे जो काश्त करने वाले लोग हैं, खास करके मेरे राय सिख भाई, उनको दोबारा जमीनों का मालिक बनाया जाएगा। ऐसा कानून हम सोच रहे हैं लेके आने की। और एक जो फाजिलका के अंदर सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, हर एक साल या साल के अंतराल के बाद जब बरसात के दिनों में यहाँ पे बाढ़ आती है, तो बहुत सारी जहाँ जानें चली जाती हैं, जो लोगों की, किसानों की फसलें डूब जाती हैं, जो मकान टूट जाते हैं, किसान घर से बेघर हो जाते हैं, उसका पक्का इलाज किया जाएगा। डिफेंस के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ तालमेल रख के एक ऐसा बंद बनाया जाए ताकि उन गरीब किसानों की जमीनों का जो है बाढ़ के पानी से बचाव किया जा सके। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਕਾਂਗਰਸ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ।